गांव की ननंद बनी शहर की नौकरानी। कौशल्या अपनी बेटी अमृता के साथ एक गांव में रहा करती थी। अमृता रंग रूप से बहुत काली थी और अमृता के 2 भाई और भाभी शहर में रह रहे थे, लेकिन वो शहर में रहकर भी ना तो अपनी बहन और ना ही अपनी माँ का ख्याल रख रहे थे। इसी के चलते दोनों माँ बेटियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करके गुजरना पड़ रहा था। अरे ये क्या, माँ की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ? दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। अमृता की आंखें नम होती हैं, जिसके चलते वो अपने भाइयों को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लग पाता। इसके बाद वो अपनी माँ की दवाई खरीदने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते वो एक कपड़ों के शोरूम के बाहर पहुंच जाती है। अरे यहाँ पर तो एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ एक लड़की की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता मुझे नौकरी मिल जाए। अमृता ऐसा सोचकर उस शोरूम के अंदर घुस जाती है, जहाँ उसके काले रंग को देखते ही उस शोरूम के ओनर उसे गुस्से से भगाते हुए कहती है, हरी हरी कौन हो तुम यहाँ कैसे घुस आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शोरूम में अंदर कदम रखने की? अमृता बहुत ही प्यार से और नम्रता से गायत्री से कहती है, मैडम जी, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं काम ढूंढ रही हूँ। आप मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। शक्ल देखी है तूने अपनी? आईने में जाकर देख। तेरी जैसी लड़की को अगर मैंने अपने शोरूम में काम करने के लिए रख दिया तो कितनी बदनामी होगी मेरी। कोई भी मेरे शोरूम में कुछ खरीदने नहीं आएगा। जा, चली जा यहाँ से। गायत्री बेचारी अमृता को धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद अमृता रोते हुए वापस घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली माँ, और मैं आपकी दवाइयाँ नहीं लेकर आ पाई। बेटिया, अब तुम्हें कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरी उम्र हो गई है और अब मैं और जी नहीं पाऊंगी। मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक का था। जाने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि यहाँ अकेले गांव में तुम रह नहीं पाओगी, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम अपने दोनों भाइयों के पास चले जाना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी को समझेंगे और तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर बेचारी अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। इतने में कौशल्या अपने प्राण छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद बेचारी अमृता गांव में अकेली पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के लोग उसकी दशा देखकर उसे कहते हैं, बेटे, और कब तक तू यहाँ पर रहेगी? तेरे शहर में 2 भाई और 2 भाभी हैं, अच्छा खासा घर है, तुझे उनके पास चले जाना चाहिए। अगर मेरे भाई और मेरी भाभी ने मुझे अपने पास नहीं रखा तो मैं क्या करूंगी? करना क्या है? तेरा हक है कि तेरे भाई तुझे अपने पास रखें और तेरी सारी परेशानियों को अपना समझकर तेरी शादी एक अच्छे घराने में करें। यह उनका फर्ज है। अगर ये तुझे नहीं रखेंगे अपने पास तो भी तू उनके पास जबरदस्ती ही रहने की कोशिश करियो। गांव की सभी औरतें और कुछ आदमी अमृता को उसके भाई के पास जाने के लिए बहुत समझाते हैं, जिसके बाद अमृता सबकी बात मानकर अपने कपड़े एक पोटली में बांध लेती है और गांव से शहर में अपने भाइयों के पास जाने के लिए निकल जाती है। वो बहुत ही मुश्किलों के बाद अपने भाई और भाभी का घर ढूंढ पाती है। लगता है यही मेरे भाई और भाभी का घर है। अमृता घर का दरवाजा खटखटाती है तो उसका सबसे बड़ा भाई वीरेंद्र दरवाजा खोलता है। अरे अमृता, तू यहाँ? तू गांव से शहर इतनी दूर अकेली कैसे आ गई? आजा, अंदर आजा। वीरेंद्र अपनी छोटी बहन को घर के अंदर ले आता है। दोनों भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ के गुजरने की बात अपने दोनों भाइयों को बताती है, जिसका उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और फिर अपनी गलती का उन्हें पछतावा होता है। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज से मेरी प्यारी बहन, तू हमारी जिम्मेदारी है। तू इसी घर में रहेगी। भाई और बहन का ये प्यार देखकर अमृता के दोनों गोरी सुंदर शहर की भाभी गुस्से से लाल होने लगती हैं। अरे वाह, देखो तो सही, इन दोनों भाई का उनकी बहन के साथ प्यार प्रेम कितना ज्यादा है, लेकिन हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। सही कहा तुमने। और जरा इस कल्लो को तो देखो, क्या ये हमारे पतियों की बहन लगती है? मुझे तो लगता है कि सड़क से उठाकर मेरी सास ने इसे अपनी बेटी का नाम दे दिया होगा। इसे तो मैं ननंद कहने पर भी बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। सुरभि और अमायरा को अमृता के काले रंग की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते पहले दिन से ही वो उससे उखड़ी उखड़ी बातें करने लगती हैं और उसी से घर के सारे काम करवाती हैं। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस घर में यहाँ से वहाँ टहलने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? चलो
जाकर रसोई में बर्तन मांज लो, सारे झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। सुरभि के कहने पर अमृता रसोई में जाती है और बर्तन मांजने लगती है। उसने बर्तन अभी धोए भी नहीं थे कि तभी अमायरा आती है और उसी से कहती है, एक काम को करने में कितना समय लगाती हो तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तुम्हें घर के सारे पर्दे और कपड़े भी धोने हैं। इस प्रकार दोनों भाभियां मिलकर अमृता से घर के सारे काम करवाया करती। एक दिन उनके घर पर उन दोनों की शहरी सहेलियां आती हैं। ओह माय गॉड, हम कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हैं। तुम्हें कितना टाइम हो गया है हमारे साथ बाहर चले बिना। हाँ यार, काफी टाइम बाद हम सब मिल रहे हैं। वो कितने अच्छे पल थे जब हम सब एक साथ पार्टियां करा करते थे। शादी के बाद तुमने सब कुछ धीरे धीरे बंद कर दिया। हाँ, अभी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं, उन्हें संभालना भी जरूरी है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? हम अपनी नौकरानी से कहकर वही तुम्हारे लिए बनवा देंगे। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी ननंद अमृता को आवाज लगाती है और कहती है, सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, आज के खाने में शाही पनीर की सब्जी और कोफ्ते बनाने हैं। सुरभि के कहने के बाद अमृता वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अंकिता बोल पड़ती है, हे भगवान, तुम्हारी ये काली नौकरानी कितनी गंदी लग रही है। छी, इतनी काली लड़की को मैं कभी अपने घर की नौकरानी न बनाऊं। जाते जाते अमृता ये सुन लेती है। इसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में फूट फूट कर रोने लगती है। इस परिवार को मैं अपना समझकर यहाँ पर आई थी, लेकिन शहर में आकर मेरी भाभियों ने मुझे शहर की नौकरानी ही बना दिया। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ऐसा सोचकर अमृता अपना सारा सामान पैक करती है और अपनी पोटली लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद घर के सारे काम सुरभि और अमायरा के ऊपर आ जाते हैं। वहीं वो दोनों घर के काम कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जब तक हमारी ननद थी तो वो घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले गई थी और हमें कोई परेशानी नहीं होने दी थी, लेकिन उसके जाते ही देखो घर के सारे काम हमें ही करने पड़ रहे हैं। उसके आने के बाद हमने नौकरानी को भी निकाल दिया था और नौकरानी भी अब वापस नहीं आना चाहती। ऊपर से हमने अपनी ननद को ही शहर की नौकरानी बना दिया था। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। हमें अपनी ननद को ढूंढना चाहिए। आखिरकार दोनों भाभियों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोनों अमृता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें एक सड़क के किनारे रोते हुए उनकी ननद मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों उससे अपनी गलती की माफी मांगती हैं और उसे अपने साथ अपने घर वापस ले आती हैं। जिसके बाद वो उसे शहर में रहने के थोड़े तौर तरीके सिखाती है और उसे मेकअप करना सिखाती है, जिससे कि अब अमृता सुंदर लगने लगती है। और इसी के चलते दोनों भाभी मिलकर अपनी ननद के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढती है और उसकी शादी करवा देती हैं, जिसके बाद अमृता खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। ममता के बेटे अजय की सेजल नाम की लड़की से शादी होती है। सेजल रंग रूप में तो भले ही काली होती है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े अमीर परिवार से होती है। अजय प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन अजय की मां ममता दहेज के लालच में आकर अजय की शादी जबरदस्ती सेजल से करवा देती है। अजय की शादी को 1 साल बीत जाता है, लेकिन सेजल ने अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई थी, जिसके चलते ममता अपनी बहू सेजल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहू और बेटे की शादी को पूरा 1 साल बीत गया है, लेकिन मेरी बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। डॉक्टर सेजल को लेकर जाती है और उसका चेकअप करती है। देखिए, आपकी बहू की यूट्रस में इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन के चलते ये कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर ममता सेजल से उसकी सौतन लाने की बात कहती है। ये सुनकर सेजल कहती है, माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और मेरे होते हुए आप मेरे पति की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं? तो जैसी काली कलूटी से मैंने अपने इतने सुंदर बेटे की शादी करवाई है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुझे इस शादी से एतराज है तो अभी के अभी ये घर छोड़कर जा सकती है, हमें कोई परवाह नहीं। सेजल बहुत ज्यादा भोली भाली होती है और वो जानती थी कि अगर वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाएगी तो उसके माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कर पाती। आप पागल तो नहीं हो गई हो? पहले तो आपने मेरी दहेज के लालच में आकर एक काली लड़की से शादी करवा दी, अब ये माँ नहीं बन सकती है तो आप मेरी दूसरी शादी करवा रही हो। तो सही तो कर रही है तेरी माँ। तुझे क्या हमारा वंश आगे नहीं बढ़ाना है? मैं भी अपने पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। अपने माता पिता की जबरदस्ती करने पर ना चाहते हुए भी अजय को दोबारा शादी करनी पड़ती है। इस बार अजय की शादी उमा नाम की लड़की से होती है। उमा भी सेजल की तरह दिखने में ही काफी काली होती है, लेकिन उमा काफी अमीर घर से होती है और शादी में काफी सारा दहेज लेकर आती है। मेरी दोनों बहुएं तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अब देखना कैसे कुछ ही महीनों में हमारे घर पर बच्चों की किलकारी गूंजेगी।
उमा भी सेजल की तरह भोली भाली होती है। शादी के बाद उमा और सेजल दोनों मिलकर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। उमा की शादी को काफी महीने बीत जाते हैं, लेकिन उमा भी खुशखबरी नहीं सुनाती, जिसके चलते ममता उमा को भी डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां डॉक्टर उमा का चेकअप करती है। और चेकअप के बाद ममता को पता चलता है कि उमा भी मां नहीं बन सकती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ना तो सेजल मेरे घर को वारिस दे पाई और ना ही उमा। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं अब अजय की तीसरी शादी करवाऊंगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप अजय की तीसरी शादी कैसे करवा सकती हैं? मैं तब तक अजय की शादी करवाऊंगी जब तक मुझे मेरा खानदान का वारिस, मेरा पोता नहीं मिल जाता। जब अजय को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ की बातों को साफ साफ इनकार कर देता है। मुझे तो लगता है कि आप और बाबूजी पूरी तरह से पागल हो चुके हो। दहेज के लालच में आकर मेरी बार बार शादी करवा रहे हो। हाँ, अब आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप लोगों ने अब मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। समझ गए ना आप लोग? इतना कहकर अजय वहां से गुस्से में चला जाता है और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलता है। प्रिया आज भी अजय से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अजय प्रिया एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अजय प्रिया को घर लेकर आता है। तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। शादी करना चाहता था तो हमें बता देता, हम तेरे लिए कोई अमीर लड़की ढूंढ कर ले आते जो साथ में बहुत सारा दहेज भी लाती। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप दहेज के चक्कर में बार बार मेरी शादी करवा रहे थे, इसलिए मैंने अपने प्यार प्रिया से ही शादी कर ली। कोई बात नहीं, वैसे ही अब हमारे पास सब कुछ है। ममता, जाकर उमा और सेजल को बोल दो कि वो बहू का गृह प्रवेश करे। ममता के कहने पर सेजल और उमा पूजा की थाली लाते हैं। जैसे ही सेजल और उमा अपनी गोरी सौतन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और प्रिया भी अपनी दो काली सौतन को देखकर काफी हैरान रह जाती है। अजय जी, ये क्या कर दिया आपने? आपने फिर से शादी कर ली। एक तो तुम दोनों मां नहीं बन सकती, ऊपर से रूप रंग में भी काली हो। मैं कब तक तुम दोनों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहूंगा, इसलिए मैंने अपने प्यार प्रिया से शादी कर ली है। उमा और सेजल आंखों में आंसू लिए प्रिया का गृह प्रवेश करती हैं। ये सब देखकर प्रिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है। प्रिया हमेशा देखती रहती थी कि उमा और सेजल के काले रंग की वजह से सभी लोग घर में उनसे बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। समय गुजरता है और प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे प्रिया बहू, तू यहाँ पर है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन क्यों माँ जी? हम 2 दिन पहले ही तो डॉक्टर के पास गए थे। हाँ, लेकिन आज हम ये पता करने के लिए जा रहे हैं कि तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर लड़की हुई तो हम तेरा अबॉर्शन करवा देंगे। अगर ज्यादा दिन हो गए तो अबॉर्शन करवाने में दिक्कत आ सकती है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक माँ के सामने उसके ही बच्चे को गिराने की बात कर रही हैं। मैं अपने घर का वारिस एक लड़का चाहती हूँ, ना कि लड़की। अगर लड़की हुई तो मैं जरूर तेरा अबॉर्शन करवा दूंगी, समझी? माँ जी, बस बहुत हुआ। मैं उमा और सेजल की तरह अपने ऊपर अत्याचार सहने वाली नहीं हूँ। मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझी आप? दहेज के लालच में आकर तो पहले आपने बेटे की 3 शादी करवा दी। आप जानती भी हैं, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कराना अपराध है। जब आपकी एक बहू मां नहीं बन पाई तो आपने अजय की दूसरी शादी करवाई, और जब अजय की दूसरी पत्नी भी मां नहीं बन पाई तो आप अजय की तीसरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अजय ने मुझसे शादी कर ली। अगर मुझे अजय की पहली 2 शादियों के बारे में पता होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। अजय, आपने भी कुछ नहीं किया। आपने अपने माँ बाप के चक्कर में 3 जिंदगी बर्बाद की है। आप सभी जानते हैं इन सब के लिए आपको कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। जिंदगी भर आप लोग जेल में बैठकर चक्की पीसेंगे। बहुत गलत किया, इस किए के लिए आप लोगों को सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम पुलिस को कॉल करोगी तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। हाँ प्रिया, भगवान के लिए पुलिस को कॉल मत करो। देखा आप लोगों ने, आपके इतना करने के बावजूद भी उमा और सेजल आपको बचा रही हैं। अरे आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उमा, प्रिया और सेजल की बातें सुनकर सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हैं।
मुझे माफ कर दे। मेरे लालच की वजह से मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे भी माफ कर दो। मैं चाहता तो ये सब कुछ रोक सकता था, पुलिस को इन्फॉर्म करके, लेकिन मैंने ये सब नहीं रोका। मैंने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने ससुराल वालों की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर तीनों बहुएं उनको माफ कर देती हैं और उनके ससुराल वाले भी पूरी तरह से सुधर जाते हैं। कुछ महीनों में प्रिया एक बेटी को जन्म देती है, जिसे उमा, सेजल और प्रिया मिलकर मां का प्यार देती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।